solution of linear equations by matrix method। ठीक है, लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के जनरली। फर्स्ट क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं जिसे हम। फिर हम पढ़ते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। फिर हम पढ़ते हैं नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके बाद हम इसमें पढ़ते हैं क्या? कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट। ठीक है, तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव at least one solution, then solution is said to be consistent। या सिस्टम कह सकते हो, then system is consistent। सिस्टम क्या है यहाँ पर? जो तीनों इक्वेशंस दी होंगी हमें, ठीक है। उसके बाद इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट में क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। अगर एटलीस्ट वन सॉल्यूशन हो तो उस पेयर को हम क्या बोलते हैं, या उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट होता है नो सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस, होमोजीनियस क्या होता है? इफ d1 d2 d3 all are zeros, then system of equations called as homogeneous। उस टाइम पे वो सॉल्यूशन कैसा होगा? होमोजीनियस। ठीक है, मींस हमने उस दिन इक्वेशन लिखी थी a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये 3 इक्वेशंस लिखी थी हमने। यहाँ पर जो d1 d2 d3 है यानी कि कांस्टेंट वैल्यूज हैं, अगर वो वैल्यूज क्या हो? ऑल जीरो, सभी वैल्यू क्या हो? जीरो, तो इक्वेशन क्या होती है? वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कॉल्ड एज होमोजेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशंस x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0। अगर 3 वेरिएबल में है, x y z है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? ऑलवेज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस है। नॉन होमोजेनियस में क्या होता है? इफ d1 d2 d3 ऑल आर नॉन जीरो, सभी क्या हो? नॉन जीरो हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो। नॉन होमोजेनियस। if d1 d2 d3 all are non zero or at least one of them is non zero, ऐसा भी होगा तो भी सॉल्यूशन कैसे होंगे? सिस्टम कैसा होगा? नॉन होमोजेनियस। ठीक है, जैसे मान लो d1 की वैल्यू 1 आ गई, d2 0 है, d3 0 है, तो ये भी क्या होगा? नॉन होमोजेनियस इक्वेशन की कैटेगरी में। अगर सभी क्या है? नॉन जीरो है, जैसे 1 2 3, उस टाइम पे तो नॉन होमोजेनियस है ही। तो यहाँ पे मैंने 4-5 जो टर्म लिखी है समझ में आ गई। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कितने टाइप के होंगे? अब
अब हमें सिस्टम जो दिया हुआ है वो क्या है, इक्वेशंस अगर मैं लिखता हूँ a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x b2y प्लस c2z इक्वल टू d3 d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ठीक है, तो यहाँ पर सिस्टम हमने क्या कंसीडर किया था उस दिन, ax इक्वल टू b। ए मैट्रिक्स क्या लेट की थी, a1 b1 c1 a2 b2 c2, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स। एक्स मैट्रिक्स क्या लेट की थी, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड। और बी मैट्रिक्स क्या थी, d1 d2 d3। ax इक्वल टू किसके है, b के है इस सिचुएशन से। उसके बाद क्या कह रहा है, सबसे पहला स्टेप जो होगा वो आपको क्या करना है, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, आपने क्या फाइंड किया, डिटर्मिनेंट ए। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं, हो सकता है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए, नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए। और हो सकता है यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है, जीरो भी आ सकता है और जीरो नहीं भी। बट हम कहते हैं कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इनवर्स हम पढ़ के आए हैं पहले। अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो इसका मतलब हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ से क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन। और x किसके बराबर होगा, a इनवर्स b के। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो आ जाए फिर आपको फाइंड करना है एडजॉइंट a इंटू बी। उसके बाद फर्दर, क्योंकि इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका, फिर से दो चीजें चेक करनी है यहाँ पर। या तो एडजॉइंट a इंटू बी नल मैट्रिक्स होगी, या एडजॉइंट a इंटू बी नल मैट्रिक्स नहीं होगी। मतलब कि दो मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है, बी भी एक मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट या तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है या फिर जीरो के इक्वल आएगी। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, इससे आगे हमें कुछ करना ही नहीं है। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो नो सॉल्यूशन, सीधा लिख देंगे। अगर एडजॉइंट ए इंटू बी इक्वल टू जीरो आ गया उस टाइम पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। उस टाइम पे क्या होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तीन इक्वेशन और तीन ही वेरिएबल्स हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए मैट्रिक्स अगर लिखना चाहें, लेट ए, एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 1 है, फिर 2 है, फिर माइनस। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 3 है, वाई का कोफिशिएंट 2 है, जेड का कोफिशिएंट -2। यहाँ 2 -1। डी है वो इक्वल टू में, d1 d2 d3 6 3 2। और एक्स है एक्स वाई जेड। अगर ए मैट्रिक्स की बात करूं तो इसका ऑर्डर 3x3 है, इसका ऑर्डर 3x1 है और इसका ऑर्डर 3x1 है। ठीक है, हमने एक्स मैट्रिक्स को ऐसे क्यों नहीं लिखा,
बता सकता है कोई? ऐसे भी तो लिख सकते थे ना एक्सपेक्ट्रिक्स को, और बी को भी ऐसे लिख सकते थे। बी को अगर ऐसे लिखते तो फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाता, 1 क्रॉस 3 हो जाता। हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब आप ए का ऑर्डर देख रहे हो वो है 3 क्रॉस 3। अब ए का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, एक्स इक्वल टू बी है हमारे पास सिस्टम, तो एक्स कितने ऑर्डर की होनी चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, इस 3 के इक्वल हो। ये दोनों इक्वल होंगे तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, ठीक है ना? इसलिए हमें इसको 3 लेना पड़ा। तो 3 क्रॉस 1 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बी मैट्रिक्स है वो क्या आएगी, 3 क्रॉस 1 ऑर्डर की। इसलिए इसको 3 क्रॉस 1 लेना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट पॉसिबल और नेट ऑर्डर ये आ जाए। तो इसलिए ध्यान रखें। अब फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है तो पहले डिटर्मिनेंट लिखेंगे। ये नहीं है मैट्रिक्स लिखी हुई है और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर दिया उसी में। एक्सपेंडिंग अलोंग आर, तो 1 इंटू डिटर्मिनेंट क्या बच जाएगा यहाँ से, 2 - 2 - 1 1। 1 जिस रो कॉलम में आ रहा है उसे नेग्लेक्ट कर देंगे, जो 2/2 का डिटर्मिनेंट बच गया उसे लिखेंगे। फिर प्लस माइनस प्लस, -2। इसके बाद क्या आएगा यहाँ, 3 - 2 2 1। फिर आएगा -3, डिटर्मिनेंट 3 2 2 - 1। ये 1 इंटू में क्या आ जाएगा, 2 1 2, 2 × 1 2। इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, -2। -2, 3 × 1 = 3। ये कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4। ये आ गया -3 और ये हो गया -4। ये तो 0 हो गया। 4 + 3 7, 7 × 2 14, -3 -4 -7 और इंटू -3 21 7। इसको सोल्व किया तो 7 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर A इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है ना, हमने कहा है अभी कि A इनवर्स कब एग्जिस्ट कर रहा है, जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। अगर A इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें फाइंड आउट करने हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स ऑफ A मींस A11। A11 क्या आ जाएगा, 2 - 2 -1 1, 2 - 2, ये हो गया 0। A12 माइनस, उसके बाद क्या आ रहा है, 3 - 2 2 1। तो 3 + 4 -7, A13, ये आ जाएगा 3 2 2 - 1, -3 -4 -7। A21 माइनस 2 - 3 -1 1। तो 2 - 3, ये +1 आ जाएगा। A22 1 - 3 2 1, 1 + 6 7। इसके बाद A23 माइनस, और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 2 - 1। इसे सोल्व करोगे तो -1 - 4 +5। A31 2 - 3 2 - 2 -4 +6
तो ये आ गया 2, A32 माइनस 1 माइनस 3, 3 माइनस 2, -2 + 9 -7, A33 1 2 3 2, 2 - 6 - 4। ये कोफैक्टर्स आ गए। यहां तक कोई डाउट? यहां से हम फाइंड आउट कर लेंगे एडजॉइंट। एडजॉइंट ए क्या बताया था? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स आ गए हैं 0 -7 -7, 175, 2 -7 -4 और ट्रांसपोज। वैल्यू आ जाएगी 0 -7 -7, 175, 2 -7 -4। ये एडजॉइंट आ गया। ए इनवर्स क्या होगा? एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 7, तो 1/7, 0 1 2, -7 7 -7, -7 5 -4। और x किसका इक्वल था? ए इनवर्स बी। ए इनवर्स अभी फाइंड आउट किया है। और बी कितना है? 632। अब इनका प्रोडक्ट करेंगे, ए इनवर्स और बी का। x = 1/7, प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, टेल वाले एलिमेंट की मल्टीप्लाई टेल से, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। उसके बाद आएगा -7 × 6, 7 × 3, 7 2 जा 40, फिर -42, फिर 15, फिर 8। x = 1/7, ये 7 आ गया। ये आ जाएगा -21 और -14, या 42 और 7 भी लिख सकते हैं। 42 और ये 14, -35, ये आ जाएगा 15 -8 7, और 42 - 7 कितना आ जाएगा? ये माइनस का 35। x किसके इक्वल था? एक्स वाई जेड। 1/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1, -5, -5। ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करके देखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड या थर्ड, किसी एक में भी। x की वैल्यू आई है 1, तो ये आ गया 2 1 जा 2। y की वैल्यू आई है -5, तो ये +5। और z की वैल्यू आई है -5, तो 7 - 5 2। मीन्स एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने पे हमें राइट हैंड साइड मिल गई। इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या कहती है? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट हो जाएंगे। और ये हमने यूनिक सॉल्यूशन ढूंढ ली, एक्स वाई और जेड की वैल्यूज आ गई। बताए कोई डाउट है इस टॉपिक में?